अब प्रीवियस वाले क्लास में हमने देखा था कि इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा हो, मोशन में हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मोशन हमने दो तरीके से देखा था। एक देखा था पैरेलल टू द मिरर एंड दूसरा देखा था परपेंडिकुलर टू द मिरर। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द मिरर then the motion of an object or the velocity of the object is equal to the velocity of the object but in opposite direction। मतलब क्या होता था, उसमें इमेज का जो डायरेक्शन होता था वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से अपोजिट होता था। बट जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता था बट डायरेक्शन क्या होता था, अपोजिट होता था। दूसरे केस में हमने बात किया था कि इफ ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू द मिरर, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलली मूव कर रहा हो तो उस केस में जो इमेज का जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, मिरर के पैरेलल होता है। यानी कि उस केस में दोनों का डायरेक्शन भी सेम होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। क्लियर हो गया मेरी बात? अब हम लोग बात करेंगे कि उस केस में क्या होता था, मिरर फिक्स होता था पहले वाले केस में, और मोशन कौन कर रहा होता था, ऑब्जेक्ट कर रहा होता था। इस केस में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा, कौन मोशन में होगा, मिरर क्या हो रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, इसमें पहला केस हम लोग देखेंगे, इफ मिरर मूव पैरेलली, मिरर मूव पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल बोले तो कैसे, किस टाइप का पैरेलल मूवमेंट होगा। मान लो कि ये हमारा कोई एक प्लेन मिरर है। ठीक है, दिस इज आवर प्लेन मिरर। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, प्लेन मिरर है तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि इमेज भी जो बनेगा वो x डिस्टेंस पे ही बनेगा फ्रॉम द मिरर। तो इमेज कहां बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ये है इतना डिस्टेंस पे है तो इमेज भी हमारा कहीं यहाँ पे x डिस्टेंस के पे ही बनेगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? और ये इमेज कैसा होता है, फिर से एक बार मैं इसको बता रहा हूँ, इमेज कैसा होता है, और रियल होता है कि वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा तुम्हारा, रियल रहेगा। क्लियर है बात यहां तक? अब समझना थोड़ा सा, इस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मूव कौन कर रहा होगा, मिरर मूव कर रहा होगा। क्लियर है बात? अब मिरर का मूवमेंट कैसा है, पैरेलल। मतलब ये मिरर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब पहले मिरर इस टाइप का रखा हुआ था कुछ, अब ये मिरर कैसे जा रहा है, अपने खुद के पोजीशन के पैरेलली मूव कर रहा है। ये ऐसे ऊपर या फिर नीचे जा सकता है। पैरेलल का मतलब तो यही हुआ ना, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर कहां जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? तो अब ये जो मिरर जो है वो मिरर अपने ही पोजीशन के पैरेलल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो मैंने एक डायरेक्शन दिखा दिया कि मिरर कहां जा रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर हमने ऐसे लिख दिया इसको, ये कहां जा रहा है, ऊपर। तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ क्या, अरे ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में है, ऑब्जेक्ट के पास मोशन है नहीं ना, है किसके पास मोशन है, मिरर के पास मोशन है। और मिरर जा कैसे रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला है? तुम खुद ही सोचो, अगर ये मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मेरी बात को ध्यान समझना, अगर ये मिरर है और यहाँ नीचे मिरर के ठीक बॉटम पार्ट पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज भी तो बॉटम पार्ट पे मिरर के पीछे की तरफ बनेगा। क्लियर बात? लेकिन अगर यही मिरर नीचे आएगा, मिरर कहां रहा है, नीचे, मतलब मिरर क्या हो रहा है, अपने पोजीशन के पैरेलली मूव कर रहा है। तो अगर मिरर अपने पोजीशन के पैरेलल मूव कर रहा होगा तो ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट कहीं जा नहीं रहा है। हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं जा नहीं रहा, ऑब्जेक्ट तो अपने पोजीशन पे है। ये मिरर नीचे आ गया ऐसे, तो अगर मिरर नीचे आ जाएगा तो क्या ऑब्जेक्ट मूव किया, नहीं मूव किया ना। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो क्या इमेज मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो इमेज, द वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू व्हाट, जीरो। समझ आ रही है मेरी बात क्या? तो अगर मिरर पैरेलली मूव कर रहा होगा तो इस केस में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू जीरो। कोई भी हमारे पास इमेज का वेलोसिटी नहीं होगा। समझ आ गई बात यहां तक? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा हम लोग समझेंगे क्यों नहीं होगा, इसका भी मैंने तुम्हें एग्जांपल बता दिया। क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं आया, तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा मतलब ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी नहीं होगी तो इमेज के पास भी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। क्लियर पॉइंट? ठीक है, दूसरा समझते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट। इसमें बता दूं क्या, आगे सेकेंड ले लेते, दूसरा हम लोग स्लाइड ले लेते। सेकेंड पॉइंट में हम लोग समझेंगे, अगर मिरर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो अपने खुद के पोजीशन में, जो उसका इनिशियल पोजीशन था उस इनिशियल पोजीशन से परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, मान लो कि मिरर ऐसे पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पोजीशन का परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा ना, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। यही दो डायरेक्शन है इस मिरर के परपेंडिकुलर का। क्या ऐसे परपेंडिकुलर होगा क्या, ये तो पैरेलल अभी हमने पढ़ा। परपेंडिकुलर या तो आगे की तरफ जाएगा या फिर कहां जाएगा, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा मैं ले लेता हूं, इफ मिरर मूव perpendicular,
इफ मिरर मूव परपेंडिकुलरली, देखो मान लो कि ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, फिर से वही फेनोमेना हम लोग लिख रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे इमेज है, तो सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, आई बन गया, ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस मिरर को परपेंडिकुलरली मूव करा रहा है, ठीक है। तो मिरर को परपेंडिकुलर बोले तो हम इस डायरेक्शन में मोशन करा सकते हैं, आया ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। कल ही बताया था आपको, अगर एक लाइन के ऊपर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, अगर ऐसे लिखा हुआ तो क्या होगा, पैरेलल, ठीक है, डबल लाइन हो तो, ठीक। अब अगर इस मिरर को हम लोग परपेंडिकुलरली मूव कराएं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, थोड़ा ध्यान समझना। अगर ये मिरर मान लेते हैं कि y डिस्टेंस शिफ्ट हुआ होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ होगा, y डिस्टेंस। इफ मिरर इज शिफ्टेड, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है तो पोजीशन में भी तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो मिरर है y डिस्टेंस क्या हुआ हो, शिफ्ट हुआ हो। तो एक चीज मुझे बताओ, क्या इमेज भी कहीं आगे पीछे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सोचना जरा। तो अगर मैं ये बोल दूं तुम्हें कि मिरर y पोजीशन या y डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, क्लियर बात, तो क्या इस इमेज के भी पोजीशन पे कुछ फर्क आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर इस मिरर के शिफ्ट होने से द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज, तो ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर विल आल्सो बी चेंज। समझ आ रही मेरी बात, ठीक। तो अब जरा देखो, तो अभी अगर मिरर यहां y डिस्टेंस शिफ्ट हो जाए तो मैं बोल सकता हूं कि मिरर हमारा कहां आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, बोलो हाँ या ना, क्या मिरर इस पोजीशन पे आ गया क्या, क्लियर। तो अब जरा देखो, तो अब तो इस मिरर का एग्जैक्ट पोजीशन तो यही हुआ ना, इस मिरर का पहले यहां पे था, अब कहां आ गया, यहां पे आ गया, तो एग्जैक्ट पोजीशन तो मिरर का यही है फिलहाल। तो अब इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, जरा मुझे बताना। क्या इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई, अरे टोटल पहले x था, y शिफ्ट हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया, x माइनस वाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा एक चीज बताओ, अगर ये इस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x माइनस वाई हुआ है, इस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर x माइनस वाई हुआ है, तो इमेज का भी डिस्टेंस इस मिरर से कितना होगा, x माइनस वाई, ठीक है। इसका मतलब ये इमेज अब यहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि इस इमेज, अगर इस इमेज को कंसीडर करेंगे तो ये तो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, मतलब इतना ही डिस्टेंस हम लोग और कहीं आगे बना लेते हैं यहाँ पे, यानी इमेज हमारा कहां बन जाएगा, कहीं यहाँ पे बन जाएगा। तो हमने अभी क्या देखा था यहाँ पे कि जो भी हमारा मिरर होगा, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही किसका डिस्टेंस होगा, हमारा इमेज का भी डिस्टेंस सेम होता है। तो अभी हमने देखा कि पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो मिरर से कितना दूरी पे था, x डिस्टेंस पे था, मिरर शिफ्ट किया कितना, y, तो अब हमारा इस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, x माइनस वाई। तो ऑब्वियसली बात है कि इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। तो ये वाला जो डिस्टेंस हमने लिखा वो क्या है, हमारा x माइनस वाई। क्लियर बात, यानी अब इमेज हमारा कहां बन रहा होगा, यहां पे बन रहा होगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इमेज की वेलोसिटी अगर vm है, सॉरी मिरर की वेलोसिटी अगर हमारा vm है, तो इस इमेज की वेलोसिटी क्या हो रही होगी, क्या वो vm के बराबर होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर के बराबर होगी, या फिर वेलोसिटी ऑफ मिरर के दोगुना होगी, या फिर वेलोसिटी ऑफ मिरर के किसी और मल्टीपल टाइम्स होगी, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कितना टाइम्स होगा वो। समझ आ रही बात तुम्हें क्या, ठीक। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे, बहुत छोटा सा सैंपल वहां पे हम लोग यूज करेंगे। देखो एक चीज जरा मुझे बताओ, ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं यहां से यहां तक का कैलकुलेट करूं तो कितना होगा, खुद ही सोचो, ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2x माइनस 2y, हाँ या ना, कितना डिस्टेंस हो गया 2x माइनस 2y, कोई दिक्कत। अब एक चीज और बताओ जरा मुझे, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 2x माइनस 2y, पहले यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था, x तो यहां तक था और x यहां तक था, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x, यही हुआ ना। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस हमारा है 2x माइनस 2y और ये टोटल डिस्टेंस है मेरा 2x, तो अगर मैं 2x में से 2x माइनस 2y को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरा ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ये टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
आएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस करो, 2x माइनस 2x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2y। कुछ कैंसिल होगा, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना तुम्हारे पास, 2y। क्या बचा तुम्हारा, मतलब इमेज कितना शिफ्ट किया है, इमेज यहां से लेके यहां तक कितना शिफ्ट किया, मिरर कितना शिफ्ट किया था, मिरर कितना शिफ्ट किया था, y। इससे एक कंक्लूजन निकालो जरा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर जाता है, कितने सेकेंड में, एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर जाता है, और एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर जाता है, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यही ना यूनिट ऑफ वेलोसिटी है। तो 1 मीटर में 1 सेकेंड, मतलब उसका वेलोसिटी क्या था, 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले का क्या मैं बोल रहा हूं कि 1 ही सेकेंड में कितना मीटर जाता है, 2 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, यही ना हुआ। तो यही चीज तो मैं यहां बोल रहा हूं कि अगर ये मिरर 1 सेकेंड में y डिस्टेंस गया होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, y मीटर पर सेकेंड। यही सेम चीज इमेज के साथ भी होगा, क्योंकि ये अलग अलग फेनोमेना नहीं होता है, ये साथ ही साथ फेनोमेना चलते जाता है, एक ही समय में दोनों चीजें होती हैं, तो सेकंड तो एक ही लगा होगा। मिरर शिफ्ट हुआ होगा, उसी सेकंड में क्या बन गया होगा, इमेज भी शिफ्ट हो गया होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि इमेज को शिफ्ट होने में 2-4 घंटा लगेगा, वो तो तुरंत फेनोमेना होता है। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर मिरर 1 सेकेंड में y डिस्टेंस गया है और इमेज 1 सेकेंड में अगर 2y डिस्टेंस गया है, तो इमेज की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी से दोगुनी है कि हाफ है, दोगुनी है ना, डबल टाइम्स है ना। कैसे डबल टाइम है, क्योंकि मिरर एक ही सेकंड में कितना शिफ्ट हो रहा है, y, यानी y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये इमेज जो है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि द इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज इज डबल कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image is twice to the velocity of mirror in the direction of mirror, ठीक है। लाइन का मतलब समझ में आ गया, यानी इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो मिरर के वेलोसिटी से कितना होगा, डबल्स होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, जरा ये भी देखो, क्या मिरर अगर इधर जा रहा है तो इमेज भी इधर जा रहा है कि इमेज इधर जा रहा है, इमेज भी तो इधर ही शिफ्ट हो रहा है। मिरर अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो इमेज भी किधर शिफ्ट हो रहा है, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी मिरर का आगे की तरफ है तो इमेज का भी वेलोसिटी कहां होगा, आगे की तरफ होगा। इसलिए लाइन क्या लिखा हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर। क्लियर होगी बात, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ मिरर हम क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ठीक। इसको नोट कर लो। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर भी कुछ अलग टाइप का मिरर नहीं होता है, ये भी सिंपल एक मिरर होता है, इसमें भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक हमारा पॉलिश सरफेस होता है। बट इसको थोड़ा बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे बनाया जाता है उसको समझ लेते हैं, फिर मैं लिखवा दूंगा इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक हॉलो ग्लास स्फेयर लेते हैं, क्या लेते हैं, हॉलो ग्लास स्फेयर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं हल्का सा थिकनेस बना रहा हूं क्योंकि आपको ये ग्लास समझ में आए, अदरवाइज फिर क्या दिखेगा, वो सर्कल दिखेगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके का हमारा हॉलो ग्लास स्फेयर है। इस हॉलो ग्लास स्फेयर को हम लोग एक किसी पर्टिकुलर जगह से क्या करते हैं, कट करते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह से क्या करते हैं, इसको कट कर दो। अब जो आपका ये जो छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, बड़ा वाला पोर्शन नहीं, छोटा वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अभी नहीं बोलेंगे, अभी इस पोलर क्या बोलेंगे, स्फेरिकल। लेकिन जब इसका एक साइड हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं या फिर सिल्वर करा देते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, ये स्फेरिकल मिरर बन जाता है। एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। इसी को मैंने क्या किया, एक कट ले लिया ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मोटा दिखाने के लिए मैं एक चीज और यहाँ पे लिख, थोड़ा सा बाउंड्री ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या है आपका मिरर, ठीक। ये दिख रहा है ना, मैंने कट करके ये वाला पार्ट जो छोटा पार्ट है उसको मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब इसका एक साइड में क्या कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा,
और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। अगर पॉलिश नहीं करता फिर दोनों साइड हमारा क्या था, रिफ्लेक्टिंग था, फिर कहीं इमेज वगैरह बनने वाला नहीं है। तो मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक साइड को यानी एक फेस को पॉलिश कर देते हैं और दूसरे साइड को एज इट इज रहने देते हैं या फिर उसको और ज्यादा थोड़ा सा रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं। क्लियर बात यहां तक। तो सेम इसी तरीके से स्फेरिकल मिरर में भी क्या, स्फेरिकल मिरर को कैसे बनाया जाता है, एक हॉलो ग्लास स्फीयर लिया जाता है, उस हॉलो ग्लास स्फीयर को किसी एक पर्टिकुलर जगह से कट किया जाता है, कट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उस रिमेनिंग पोर्शन का एक भाग जो है वो हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं या फिर उसको सिल्वर कर देते हैं, और दूसरा भाग जो हमारा होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। समझ आ गई बात यहां तक, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव कोटिंग करने का या जो पॉलिश करने का भी तरीका दो तरीके से होता है, ठीक है। दो तरीके से हम इस मिरर को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, और उसके बिहाफ पे इस मिरर का नाम भी दो हो जाता है, डबल हो जाता है। इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब समझेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक। तो चलो देखो, अभी तक हमने यही समझा था कि मिरर ये बना कैसे। अब कॉन्वेक्स मिरर जो बनता है, अगर हम इस पार्ट का जो हमने बनाया हुआ है, अगर इस स्फीयर का जो एक पार्ट लिया है, इस पार्ट को अगर हम लोग बाहर से पॉलिश्ड कर दें, क्या कर दें, बाहर से पॉलिश्ड कर दें, तो फिर ये जो मिरर बनता है इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ऐसा मिरर जिसका बाहरी फेस जो है वो क्या हो, कलर्ड पॉलिश्ड हो, कलर नहीं पॉलिश्ड, और अंदर वाला जो सरफेस हो कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग हो, तो इस मिरर को क्या बोला जाएगा, कॉनकेव मिरर। सिमिलरली अगर हम लोग सेम यही चीज लेते हैं और इस टाइप के स्फीयर में जो स्फीयर का जो हमने पार्ट लिया है, इसको अगर हम लोग अंदर से पॉलिश कर दें, अंदर से पॉलिश कर दें, और बाहर वाला सरफेस जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कैसा मिरर कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। कैसा मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या तुम्हें यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, स्फीयर का जो पार्ट आपने लिया हुआ है उस पार्ट का एक भाग, आउटर भाग जो है, अगर आप उसको पॉलिश कर देते हैं और इनर भाग रिफ्लेक्टिंग होता है, तो इस टाइप के मिरर को क्या बोला जाता है, कॉनकेव मिरर। और स्फीयर का जो पार्ट आपने लिया है उस पार्ट का अंदर वाला पार्ट अगर आपने बाहर अंदर वाला पार्ट पॉलिश कर दिया और बाहर वाले पार्ट को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, एज इट इज छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां से एक चीज और समझना होगा तुम्हें, ये पॉइंट समझ में आ गया। इस कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। थोड़ा सा इसको दिख रहा है ना तुम लोग को भी, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं और कैसे कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है उसको मैं समझाऊंगा भी आपको। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और ये जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो नाम पड़ा है ना इसका, कॉनकेव का मैंने कन्वर्जिंग बोला और कॉन्वेक्स का मैंने डाइवर्जिंग बोला, ये जो दोनों नाम पड़े हैं ये किसी स्पेसिफिक केस के लिए बने। हर केस में ये कन्वर्जिंग मिरर का काम नहीं करेगा, और हर केस में उसी तरीके से हर केस में कॉन्वेक्स मिरर भी डाइवर्जिंग मिरर का काम नहीं करेगा। तो फिर कौन सा स्पेशल केस है, उस किस केस में ये कन्वर्जिंग मिरर का काम करेगा और ये डाइवर्जिंग मिरर का काम करेगा। तो इन दोनों के लिए मैं बता देता हूं, ये दोनों कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग तभी काम करेंगे जब इंसिडेंट रे, when incident rays are parallel, when incident rays are parallel to the principal axis, parallel to the principal axis। समझ आई मेरी बात क्या, ठीक है। या अगर अभी प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं समझ पा रहे हो तो बस यही लाइन ध्यान रखना, व्हेन इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब इसको समझा लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और पैरेलल लाइन कैसे इसको कन्वर्जिंग की तरह काम करता है। ये जो लाइन है ना, जो मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस को कैसे लिखो, पीए लिख देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन जा रही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन जा रही होंगी, ये सारे लाइन जो होंगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल, ये सब लाइन को क्या बोलेंगे, इट इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस कनकेव मिरर, these rays are converging at the same point and this point is known as the focus। क्या नाम पड़ेगा इसको, फोकस नाम पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। क्योंकि जिस पॉइंट पे ये सारी लाइट
सारे लाइट कन्वर्ज हो रही होंगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? फोकस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फोकस। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये फोकस कैसा फोकस होगा? रियल फोकस होगा कि वर्चुअल फोकस होगा? सोच के बताना, कैसा फोकस है? रियल है या वर्चुअल है? रियल है पक्का? बिल्कुल रियल है। कैसे जरा देखो तो, क्योंकि ये सारे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सही में आके एक पॉइंट में मिल रही है और हमको दिख भी रहा है ऐसा मिलते हुए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पीछे जाके मिल रहा होगा, हमको दिख रहा है कि सारी लाइट आई, पैरेलल रेज आई आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कनकेव मिरर, ऑल दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर converging at the same point or the intersected at the same point and the intersection point of the reflected rays is known as what? Focus. क्लियर है बात में यहाँ तक क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे इसको? फोकस। एक ऐसा फोकस है, रियल फोकस है। कैसा फोकस? ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कन्वर्जिंग। लेकिन ध्यान रखना, कन्वर्जिंग काम करेगा किस केस में? केवल और केवल इंसिडेंट रेस कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ आ रही बात क्या तुम्हें? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा अगर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं भी होता, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं भी होता और सारी रेस पैरेलल आती हैं, तब भी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे क्या होता है? वो कन्वर्ज होता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं सारे के सारे। कौन? रिफ्लेक्टेड रेस। समझ आ रही बात तुम्हें क्या? ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि डाइवर्ज। अच्छा अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो तो क्या ये कन्वर्जिंग मिरर का काम करेगा? आंसर है नहीं करेगा। फिर ये डाइवर्जिंग की तरफ भी बिहेव करता है। ऐसा नहीं कि हमेशा क्या करेगा? कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा। ये अगर रेस पैरेलल नहीं होंगी तो यही मिरर किसकी तरफ बिहेव करना चालू कर देगा? डाइवर्जिंग की तरफ चालू कर देगा। इसलिए मैंने केस लिख दिया नीचे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। द कॉन्केव मिरर इज वर्किंग इज कन्वर्जिंग मिरर इन विच केस? तो इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द ईच अदर, या ईच अदर और प्रिंसिपल एक्सिस बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग मिरर की तरह ये क्यों काम करता है और किस केस में काम करता है। केस तो समझ में आ गया, दोनों के लिए केस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डाइवर्जिंग मिरर क्या हुआ। देखो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हारा पैरेलल लेके आता है। अब चूंकि एक चीज जरा बताना, ये तुम्हारा अगर कन्वेक्स मिरर है और इसका अंदर वाला पार्ट तुमने सिल्वर किया हुआ है, तो रेस को इधर से तो लेके आओगे नहीं, क्योंकि लेके आओगे तो यही ब्लॉक हो जाएगा। तो रेस हमेशा कहां से आती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है? बाहर वाला पार्ट। तो अब रेस कैसे आएंगी? कुछ इस तरीके से आएंगे कि नहीं आएंगे? यही रेस तुम्हारे क्या हो जाएंगे? पैरेलल एक दूसरे के, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसको ऐसे ही बोल सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि अगर ये सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी ना किसी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? कन्वर्ज हो रहा होगा। तो यहां से चूंकि देखो यहाँ हर पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट पे वैलिड होगा, तो क्या इस पॉइंट पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा होगा? तो यहां से लाइट कहां जाएगी? कुछ इधर चले जाएंगे। ठीक है, यहां से लाइट इधर चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से लाइट कुछ इधर और यहां से लाइट हमारे कुछ इधर चली जाएगी। अच्छा दोनों एक ही लाइन बना दिया, अलग बना लो। इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये जो व्हाइट कलर है वो हमारा क्या है? इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज। और ये हमारे जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है क्या किसी एक पॉइंट पे हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस साइड में क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग रेज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इस रेज को डाइवर्जिंग रेज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और डाइवर्ज किया कौन? मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो सारे रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कहां पे दिखाई दे रही हैं? मिरर के पीछे। मिरर के पीछे कैसे? जरा देखो, इसको मैं अगर मिलाता हूं ऐसे, ये पॉइंट में मिलाता हूं ऐसे, फिर इसको मैं ऐसे और यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सा चूंकि अच्छे से जब स्केल वगैरह से बनाएंगे तो सटीक एक पॉइंट पे जाके मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हाथ से बना रहे हैं तो कभी पेन नीचे जा रहा है, कभी ऊपर चला जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पॉइंट पे क्या होता होगा? मुझे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ये भी फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। लेकिन ये कैसा फोकस कहलाएगा? वर्चुअल फोकस कहलाएगा, क्योंकि ये मुझे इस पॉइंट पे ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई दिखाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे जाके वो मिल रही होंगी, लेकिन एग्जैक्टली मिल रही है कि नहीं मिल रही है हमको नहीं पता। क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे का खेल चल रहा है, और मिरर के पीछे तो हम देख ही नहीं सकते, हम तो केवल फील कर सकते हैं कि मिरर के पीछे कहीं जाके वो दिख इंसिडेंट हो रही होंगे। समझ आ रही बात है यहां तक? ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? वर्चुअल फोकस। इसका नाम क्या पड़ गया? रियल फोकस। ठीक है,
यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। और क्यों पड़ा, क्यों इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर क्यों पड़ा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर इंसिडेंट क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी। इसका कन्वर्जिंग मिरर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रेज एक पॉइंट पे क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो।